हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं और आज हम इसी चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमने अपनाए हैं हमारे देश में, जिसके वजह से हमारे देश को, इंडिया को एक फेडरल कंट्री बोला जाता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बैकग्राउंड। इस टॉपिक में हम इंडिया के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ था 1947 में और 1947 के बाद, जिसके वजह से हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया गया और पावर को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा इंडियाज की फेडरल फीचर्स। यहाँ पर हम उन 7 की फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से इंडिया को भी एक फेडरल कंट्री बोला जाता है। और इसके बाद हमारा आखिरी और थर्ड टॉपिक होगा 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे पहला की फीचर है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का और इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम इसी फीचर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड आपके चैप्टर में यहां पर दिया गया है। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में कुछ डाइवर्सिटीज थी लैंग्वेज के बेसिस पे, जिसके वजह से वहां पे काफी ज्यादा झगड़े थे, लड़ाइयां थी और वहां की सरकारों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, संभालने में। बेल्जियम में तो उस प्रॉब्लम को फिर भी सॉल्व कर दिया गया, लेकिन श्रीलंका में वो प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है। अब ये तो बात हो गई बेल्जियम और श्रीलंका की, जो कि बहुत छोटी कंट्रीज थी, स्मॉल कंट्रीज थी। अब अगर हम बात करें हमारे देश की, मतलब इंडिया की, तो बेल्जियम और श्रीलंका से अगर हम इंडिया को कंपेयर करें, जो कि हमने करा है चैप्टर 1 में, तो हमें ये याद होगा और हमें ये पता भी है कि इंडिया साइज में भी बेल्जियम और श्रीलंका से बड़ा है। साथ ही साथ इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटीज भी हैं। मतलब कि इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मल्टीपल भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में कई सारे रिलीजन हैं, कई सारे धर्म हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। इसी के साथ हमारे देश में काफी ज्यादा अलग अलग रीजन्स भी हैं। तो जब एक छोटे से देश में डाइवर्सिटी को मैनेज करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो सोचिए हमारे देश का क्या हुआ होगा जहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज थी। इन्हीं डाइवर्सिटीज के वजह से हमारे देश में भी पावर को शेयर किया, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को लाया गया, ताकि हमारे देश में भी श्रीलंका जैसे कुछ भी ना हो, मतलब कि हमारे भी देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो या फिर उस प्रकार की टेंशंस इंक्रीज ना हो जाए। इसीलिए हमारे देश में भी फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया गया और पावर को शेयर किया गया। अब इसके लिए हमारे देश में फेडरलिज्म के की फीचर्स को अपनाया गया। अब इससे पहले हम उन की फीचर्स की बात करें जिसको हमारे देश में लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे देश में 1947 में क्या हो रहा था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से अचानक से अलग अलग लेवल्स में पावर को शेयर किया गया। एक नीड आई कि हम अपने देश में पावर को बांटें। तो देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। India emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. आप सभी को ये पता होगा कि हमारा देश जो था वो ब्रिटिश रूल के अंदर आता था, ब्रिटिश राज के अंदर आता था और हमें उससे आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। और उसके बाद हमारे देश में भी एक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन हुआ। मतलब इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारे देश को मिला एक पार्टीशन, जिसके वजह से हमारा देश अलग अलग हिस्सों में बंट गया। ये यहाँ पर एक मैप दिया है जो आपकी बुक में है इंडिया का 1947 का, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो हमारा ये देश है इंडिया, इंडिया के साथ साथ यहाँ पे एक वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट किया गया और उसके साथ साथ एक ईस्ट पाकिस्तान। और इस तरीके से हमारे देश को इंडिया पाकिस्तान में दोनों में डिवाइड कर दिया गया, जिसके वजह से काफी लोगों को तकलीफ हुई, काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ा। अब इस पार्टीशन के बाद क्या होता है, इंडिया में काफी ज्यादा अलग अलग डिविजन्स देखे जाते हैं। वो देखते हैं कैसे। आफ्टर इंडिपेंडेंस several princely states became a part of India.
अब इससे पहले हम इस लाइन को, इस पॉइंट को समझे, आप सभी का ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी जो इंडिया का हिस्सा बनी। क्योंकि यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है और इंडिया है जिसमें काफी ज्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। 1947 से पहले हमारे देश का ये नक्शा काफी ज्यादा डिफरेंट था। हमारे देश में ब्रिटिश रूल के अंदर दो प्रकार की स्टेट्स थी। एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो स्टेट्स थी, वो प्रोविंसेस थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें तो ये सेंट्रल प्रोविंसेस या यूनाइटेड प्रोविंसेस या फिर बॉम्बे, ये सारे प्रोविंसेस थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे। दूसरे थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो कि राजा महाराजा के अंडर आती थी। अब वहां पे कहने को तो महाराजा थे, राजा थे जो गद्दी पर बैठते थे, लेकिन असली में जो रूल था वो ब्रिटिशर्स का ही था। मतलब वहां पे इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का। ये प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद, मैसूर या राजपुताना, जोधपुर, भोपाल, इंदौर, ये सभी प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे राजा महाराजा थे, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। अब जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, हमारा पार्टीशन हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने प्रोविंसेस को तो हमें दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रोविंसेस का कंट्रोल आप ले लीजिए, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने ये बोला कि आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप इंडिया का हिस्सा बन जाइए, या फिर आप पाकिस्तान में चले जाइए, या तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब एक सेपरेट राज्य, एक सेपरेट कंट्री को फॉर्म कर लीजिए। अब आप सोचिए कि हमारा ये पूरा एक देश है, इसमें अगर हैदराबाद जो कि हमारी प्रिंसली स्टेट थी, ये अगर एक सेपरेट देश में बदल जाती, कंट्री बन जाती, तो हमारे देश का तो इस हिसाब से काफी ज्यादा बंटवारा हो जाता। हमारे देश के अंदर काफी और नए देश बन जाते। तो हमारे लीडर्स को ये रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। हम इस तरीके से हमारे देश को बांट तो नहीं सकते। आखिरकार ये सभी प्रिंसली स्टेट्स या सभी प्रोविंसेस है तो इंडिया का ही हिस्सा, ये इंडिया के रीजन के अंदर ही तो आता है, तो इसे हम कैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने दें। तो हमारे लीडर्स ने काफी ज्यादा कोशिश करी, कन्विंसिंग करी, और फाइनली सभी प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने कन्विंस किया, हमारे लीडर्स ने कन्विंस किया, और उन सबको इंडिया का एक हिस्सा बनाया, इंडिया का एक पार्ट बनाया। और इस तरीके से ये सभी प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश का, इंडिया का एक हिस्सा बनती हैं और एक यूनियन को फॉर्म कर लेती हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। To reflect unity, the Constitution declared India as a union of states. अब जब एक बार ये सभी स्टेट्स जो कि प्रिंसली थी, प्रोविंसेस थी, वो इंडिया का एक हिस्सा बन जाती हैं, तो उसके बाद यूनिटी को, एकता को रिफ्लेक्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल ये लिख दिया जाता है कि इंडिया, भारत एक यूनियन है स्टेट्स का। हमारे आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया, भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब ये एक ऐसा देश है जहां पे यूनियन है स्टेट्स का। ये एक फेडरेशन नहीं है स्टेट्स का, यहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि हमारे देश के सभी अलग अलग हिस्से जो हैं वो एक ही ग्रुप का हिस्सा है, एक ही देश का हिस्सा है। कोई भी एक स्टेट ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हम इस देश का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, हमें अलग होना है या हमें एक इंडिपेंडेंट देश को बनाना है। कोई भी स्टेट ये क्लेम नहीं कर सकता है। हमारे देश में कोई भी स्टेट ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही ग्रुप है पूरा स्टेट्स का जो कि पूरा यूनियन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर्स होंगी इस बात को इंश्योर करने के लिए कि स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस का गलत फायदा उठाकर अलग होने का क्लेम ना कर दे और ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है। यहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉर्म नहीं हुई है। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं है जो कि साथ में आ गई, एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया और बोला कि चलो अब हमने एक बिगर यूनिट बना लिया है, सेंटर बना लिया है, अब ये एक देश है। नहीं, ये ऑलरेडी एक देश था, यहाँ पे ऑलरेडी पावर थी, यहाँ पे बस सबको इकट्ठा किया गया है और साथ में रखा गया है। देखते हैं अगला पॉइंट। Although it did not use the word federation,
द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। अब जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिखा गया है, फेडरेशन नहीं लिखा गया है। और ये इंटेंशनली मतलब जानकर किया गया है, ताकि कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट होने का दावा ना कर सके। कोई ये ना बोले कि हम अलग देश बना लेंगे, अपना सेपरेट देश बना लेंगे। इसलिए यहाँ पे यूनियन बोला गया है, फेडरेशन नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा डाइवर्सिटीज है, इतने सारे रीजन्स हैं, इतनी सारी स्टेट्स है, रिलीजन है, लैंग्वेजेस है, इसीलिए पावर को शेयर किया जाता है और फेडरलिज्म के फीचर्स को फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है फेडरेशन या फेडरलिज्म, लेकिन फॉलो हम फेडरल स्ट्रक्चर को करते हैं, कुछ फीचर्स को हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये था हमारे देश का एक बैकग्राउंड, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक खत्म होता है, जिसका नाम था बैकग्राउंड। हमारे अगले टॉपिक का नाम है इंडियाज की फेडरल फीचर्स। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से वो फीचर्स हैं जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। हमारा सबसे पहला फीचर है 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने इस फीचर के बारे में पहले भी पढ़ रखा है कि इंडिया में डिफरेंट लेवल्स में पावर को शेयर किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में, और यही है सबसे पहला फेडरल फीचर इंडिया का। इसके बाद हमारा दूसरा फीचर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। मतलब हमारे देश में जो अलग अलग गवर्नमेंट्स के लेवल हैं, उनके बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट फीचर है स्पेशल स्टेटस फॉर सर्टेन स्टेट्स। मतलब क्योंकि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसीलिए इंडिया में स्टेट्स के बीच में भी इक्वल पावर्स नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल पावर्स है। हमारा फोर्थ फीचर है यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश में स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जो भी एक फेडरल फीचर है हमारे देश का। हमारा फिफ्थ फीचर है रिजिडिटी ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। मतलब हमारे देश का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा रिजिड है, काफी ज्यादा कठोर है, जिसके वजह से उसको बदलना आसान नहीं है। इसके बाद हमारा सिक्स्थ फीचर है रूल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश में जुडिशरी मतलब कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश में। इसके बाद हमारा आखिरी फेडरल फीचर है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब इंडिया में सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस को लेकर ऑटोनॉमी है, आजादी है इन रिसोर्सेस के ऊपर, ये सिलेक्ट करने की कि कौन से टैक्सेस वो लगा सकते हैं, कौन से नहीं। और यही है 7 की फीचर्स हमारे देश के, जो कि इंडिया को एक फेडरल सिस्टम बनाते हैं, हमारे देश को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। इन फीचर्स से रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि इंडिया के फेडरल फीचर्स क्या हैं, या फिर इस तरीके से इस सवाल को भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। ये दोनों सवाल वैसे सेम हैं, इनका जवाब भी सेम है, लेकिन इनको अलग तरीके से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। इसीलिए जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो हम इन्हीं ही फीचर्स के बारे में लिखकर आएंगे। इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक, जिसका नाम था इंडियाज की फेडरल फीचर्स, यहीं पर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं थर्ड और लास्ट टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे पहला फीचर है हमारे देश का जो कि फेडरल है, और ये फीचर आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले फीचर को और देखते हैं हमारा ये पॉइंट। The Indian Constitution originally provided for a 2-tier system of government, the Union government or the central government representing the Union of India and the state governments. इंडिपेंडेंस के बाद ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारे देश का संविधान है, उसमें सिर्फ 2 लेवल पर ही पावर को शेयर किया गया था। मतलब उस टाइम हमारे देश में सिर्फ 2 लेवल थे गवर्नमेंट के, जिनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे पहला लेवल था हमारा सेंट्रल लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, जो कि यहाँ पर दिया है।
और दूसरा लेवल था स्टेट गवर्नमेंट्स का, मतलब हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया था और पावर को इन्हीं स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसीलिए ओरिजिनली हमारा देश क्या था, 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था। हम तब भी एक फेडरेशन ही थे, मतलब हम तब भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते थे क्योंकि हम 2 लेवल्स में पावर को शेयर करते थे, लेकिन उस समय कोई भी लोकल गवर्नमेंट्स नहीं थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का लोगो लिया है जो कि पावर शेयर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का लोगो हमने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल के तौर पे और दिखाया है कि किस तरीके से 2 लेवल में पावर को शेयर किया जाता था। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे लीडर्स को धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, उसको हम अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे हैं और विलेज लेवल तक, सिटी लेवल तक पावर को भी हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया गया, जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स को क्रिएट किया गया और 3 लेवल्स में पावर को शेयर किया गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। लेटर a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1992 के बाद हमारे देश को 2 टियर से एक 3rd टियर ऑफ सिस्टम में बदल दिया गया, मतलब हमारे देश में अब 3 लेवल बना दिए गए जिनके बीच में पावर को शेयर किया गया। ये जो तीसरा लेवल था ये लोकल गवर्नमेंट का था, जिसमें हमारी पंचायत आती हैं और म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। यहाँ पर है हमारी म्युनिसिपैलिटीज और ये हैं हमारी पंचायत्स, और पावर को अब इन तीनों के बीच में शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये चेंज आया 1992 में जब 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ। यहाँ पर भी ये जो पंचायत है, ये जो म्युनिसिपैलिटी है, ये मध्य प्रदेश की ही दी गई है। और यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश सरकार का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि मध्य प्रदेश उन स्टेट्स में से था जहाँ पर सबसे पहले इस अमेंडमेंट को, मतलब इस 3rd टियर को लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। इसीलिए हमने एग्जाम्पल में भी मध्य प्रदेश को ही लिया है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा आखिरी पॉइंट। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction। जैसा किसी भी फेडरेशन में होता है, जैसा फेडरलिज्म में होता है कि हर एक लेवल का सेपरेट पावर होता है, मतलब हर एक लेवल को अलग जुरिस्डिक्शन दी जाती है, वैसे इंडिया में भी हर एक लेवल की, हर एक गवर्नमेंट की एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन है, पावर्स हैं जिसको वो एंजॉय करते हैं और फ्रीली एक्सरसाइज करते हैं। और इसीलिए हमारा देश क्या है, एक फेडरल देश है। और यही था हमारा सबसे पहला फेडरल फीचर, मतलब इंडिया का सबसे पहला फेडरल फीचर। इसी के साथ हमारा ये फीचर खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म होता है जिसका नाम था 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आज हमने इस लेक्चर में ये समझा कि हमारे देश का बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसके बाद हमने ये समझा कि हमारे देश के कौन कौन से 7 की फेडरल फीचर्स हैं जिसके वजह से इंडिया को एक फेडरल कंट्री बोला जाता है। और इसके बाद हमने इन 7 फीचर्स में से सबसे पहले फीचर को, मतलब कि 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाले फीचर को अच्छे से समझ लिया। अब बाकी के 6 फीचर्स को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू।